एवरीवन, दिस इज महिमा एंड यू आर वाचिंग राइस स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का फिर से स्वागत है। और मैं आज आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, ऐसे पैराजंबल्स लेकर आई हूँ जो अभी 2023 में पूछे गए हैं। तो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चंस पे आज नजर डालेंगे और देखेंगे कि उनको करने की ट्रिक क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको पैराजंबल्स की कुछ ट्रिक्स बताई थी लाइव क्लास में, तो उनको ध्यान में रखते हुए आपको आज दोबारा से पैराजंबल्स की प्रैक्टिस करनी है, कुछ लेटेस्ट क्वेश्चंस को देखना है। ठीक है, तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, लेकिन फटाफट से थोड़ा सा हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था, है ना। हमने क्या क्या अपनी ट्रिक्स करी थी, तो हम उसको देख लेते हैं थोड़ा। पहला तो हमने ट्रिक करी थी यार, पहले हमने ट्रिक करी थी नाउन की, कि अगर प्रॉपर नाउन है या कोई नाउन है उससे शुरू होगा। उसके बाद क्या आएगा, प्रोनाउन वाला सेंटेंस आएगा कि उस नाउन की जगह पे कोई प्रोनाउन यूज हुआ है। या फिर उसके बाद हमने एक और ट्रिक यूज करी थी कि ए लगा है किसी आर्टिकल के साथ, ठीक है, और वो पहले आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, द लगा है किसी आर्टिकल के साथ। ठीक है, ये हमने करी थी। और उसके बाद हमने देखे थे कुछ कंजंक्शंस, ठीक है, रीजन कंजंक्शंस, या फिर हमने बहुत सारे ऐसे कंजंक्शंस देखे थे जिससे आपको वो ट्रिक्स आपको याद होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए, ताकि आप वो टिप्स को फॉलो करके आप ये जितने भी पैराजंबल्स हैं उनको कर सकें। ठीक है, चलो देखते हैं इस बार कैसे कैसे पूछे गए हैं पैराजंबल्स, क्या पैटर्न रहा है क्वेश्चन पेपर में। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आता है प्रोडक्शन ऑफ वुड्स के बारे में। ठीक है, तो 30 सेकेंड्स देती हूँ, पहले आप लोग ट्राई करो, उसके बाद मैं बताती हूँ कि कैसे करना है इसको। ठीक है, तो चलिए आप लोग ट्राई करें, सारे टिप्स को याद रखकर फिर ट्राई करना। ठीक है ओके, देखो यहां से सेंटेंस शुरू हो रहा है। ये ओपनिंग स्टेटमेंट हमें दी हुई है, प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्ड अ हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन। प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील के बारे में बात हो रही है, लेकिन उसी के साथ जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे रिफाइनिंग आयरन लिखा है, उसके बाद आप जब बाकी के सेंटेंसेस पढ़ोगे तो आपको इमीडिएटली क्लिक कर जाएगा कि इसके बाद कौन सा आने वाला है। इसके बाद आने वाला है सी, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है बट, विच इज अ कॉन्ट्रास्टिंग कंजंक्शन, कॉन्ट्रास्ट कंजंक्शन। बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वॉज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, उसके बाद आएगा 19th सेंचुरी के अंत तक जो स्मेल्टिंग ऑफ आयरन था वो काफी ज्यादा कॉमन था। उसके बाद आपका आ जाएगा ए, कि बिहार और सेंट्रल इंडिया में पर्टिकुलरली एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड स्मेल्टर्स। स्मेल्टर्स क्या होता है यार, स्मेल्टर्स होती है एक फैक्ट्री जहां पे मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, स्मेल्ट करते हैं, स्मेल्टिंग होती है। ठीक है, फैक्ट्री। ओके, तो वहां पे स्मेल्टर्स थे जो कि दैट यूज लोकल डिपॉजिट्स ऑफ ओर टू प्रोड्यूस आयरन, विच वाज वाइडली यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स ऑफ डेली यूज के टूल्स बनाने के लिए यूज किया जाता था। स्मेल्टिंग जो थी वो बोथ मेन एंड वुमेन के द्वारा की जाती थी। वर्कड ऑन द बेलोज, पंपिंग एयर दैट केप्ट द चारकोल बर्निंग। ठीक है जी, तो आपका जो ऑप्शन होगा इसमें आंसर होगा वो होगा DCAB। एक बार आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट और उसके बाद कनेक्टिंग स्टेटमेंट मिल जाती है तो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील की बात हो रही थी और उसके बाद कॉन्ट्रास्ट कंजंक्शन आ गया हमारा। ठीक है, तो यहां तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पे हम आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, 30 सेकेंड्स है, देखो किसके बारे में है ये।
ओके देखो यहाँ पे ड्यूरिंग द स्प्रिंग ऑफ 1717 द आयरन फाउंड्रीज, और आयरन फाउंड्रीज क्या होता है? फाउंड्रीज अगेन फैक्ट्री होती है कास्टिंग फॉर कास्टिंग आयरन, फॉर कास्टिंग आयरन, ठीक है। तो इन अ रिमोट डिस्ट्रिक्ट में थी एक आयरन फाउंड्री जहां पे एक थिन या फिर मिडिल एज्ड एक आदमी एक नोटबुक के साथ ऑफन आता था, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आना चाहिए बताइए? तो बी के बाद आपका आना चाहिए डी, क्योंकि यहाँ पे एक इंसान की बात हो रही है, मिडिल बाय विजिटेड बाय लिखा है ना यहाँ पे, अ थिन मिडिल एज्ड, ऐसा इंसान जिसको कभी पहले नहीं देखा गया है, सिर्फ उसके बारे में पहली बार बताया जा रहा है हमें, ठीक है। उसके बाद उसके लिए प्रोनाउन यूज हुआ है ही वुड वे आउट 2 pounds ऑफ आयरन, हैव देम हीटेड टिल दे वर रेड हॉट एंड देन वे देम अगेन। तो वो क्या करता था? 2 pounds ऑफ आयरन को वे करता था, उनको फिर गर्म करता था और फिर से दोबारा से उनको वे करता था, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा अगेन कनेक्टिंग स्टेटमेंट, ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट, क्योंकि यहाँ पे रिपीट लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट, तो उससे पहले डेफिनेटली उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया होगा, इसीलिए हमने डी स्टेटमेंट ली है। पहली बात तो पहला हिंट जो है डी स्टेटमेंट में वो है प्रोनाउन, दूसरा है कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट बताया है कि वो आके करता क्या था। उसके बाद जो उसकी कनेक्टिंग स्टेटमेंट है वो ये है कि वो बार बार ये रिपीट करता था, बार बार एक्सपेरिमेंट करता था, अमाउंट इंक्रीज कर देता था until he had weighed up to 1000 pounds। जब इतना मतलब देखो शुरुआत उसने 2 pounds ऑफ आयरन से करी और कब तक करी? जब तक वो 1000 pounds नहीं हो गए, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका सी, 3 cauldrons were next prepared under his directions। ये cauldrons क्या होता है जल्दी से बताओ? cauldrons क्या होते हैं? cauldrons होते हैं एक मेटल के पॉट जिसपे लिड भी होता है और उसका हैंडल भी होता है, ठीक है। मेटल पॉट यहाँ पे लिख देते हैं, metal pots with a lid and handle, ठीक है। तो हम करेंगे ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, बी डी ए सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे चले, नेक्स्ट देखें। आप देख रहे हैं कि जितने भी हमने ट्रिक्स पढ़ी थी उस दिन वो सारी काम आती हैं, ठीक है। इसी तरह आपका नेक्स्ट आता है हमारा बहुत ही बढ़िया मौके पे, ये उन्होंने एसएससी ने पूछा है, पैरा जंबल ट्राई कलर हमारे फ्लैग के बारे में है, तिरंगा के बारे में है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 30 सेकेंड्स हैं, पहले आप कर लीजिए, क्योंकि जो चीज़ आपको पता होती है ना वो बहुत जल्दी लगती है, तो आपको पता है कि पहले क्या आना है यहाँ पर, जल्दी से करिए। ओके देखो यहाँ पे शुरू हो रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था तिरंगा, जिसका मतलब होता है ट्राई कलर, 3 रंग, तिरंगा, ठीक है, ऑन 22 जुलाई 1947। उसके बाद एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम इट इज फैशन्ड फ्रॉम खादी, ये खादी से बनाया गया है, विच इज डोमेस्टिकली स्पन इंडियन कॉटन, ठीक है। आपको पता है कि खादी हमारा जो है वो हमारे इंडियन कॉटन का ही पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद आपका आएगा डी, इट फीचर्स, इट किसके लिए यूज हुआ है? इट किसके लिए यूज हुआ है? फ्लैग के लिए, ठीक है। इट फीचर्स 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स दैट आर ऑल द सेम विड्थ, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जिनकी जो विड्थ है वो इक्वल है, ठीक है। द टॉप बैंड इज मेड ऑफ सैफरन विच सिंबलाइजेस पावर एंड करेज, ठीक है। ऐसे ही व्हाइट किसको सिंबलाइज करता है? पीस को, है ना। चलिए अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे कुछ चीजें हमारे देश के बारे में बात हुई, हमारे तिरंगे के बारे में बात हुई, तो आपको पता है कि नेशनल फ्लैग तिरंगा, क्या आपको पता है नेशनल बर्ड कौन सी होती है? अच्छा यहाँ पे करने से पहले हम एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप मुझे बताओ कि नेशनल कुछ चीजें मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, आप लोग बताएंगे साथ साथ फटाफट से कि आप लोगों को पता है कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। नेशनल बर्ड बताइए, जो सबको पता ही है, बट देखते हैं, ठीक है। फिर आप बता दीजिए नेशनल रिवर,
नेशनल लाइब्रेरी, नेशनल म्यूजियम, ठीक है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, ये जो चीजें हैं वो बहुत ही हमें आनी चाहिए, एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। तो ये बताते जाइए फटाफट से कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। नेशनल सॉन्ग तो हमें पता ही है, वंदे मातरम है, ठीक है। वेजिटेबल, रेप्टाइल, वेजिटेबल एंड रेप्टाइल, चलो बस इतना ही बता दो, बहुत है, ठीक है। तो देखो नेशनल बर्ड तो हमें पता है कि पीकॉक है ना। नेशनल रिवर, गंगा रिवर। नेशनल लाइब्रेरी, यही बता दो कि कहां पर है ये। नेशनल लाइब्रेरी कहां है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज इन कैलकाटा। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया विच इज इन कैलकाटा, ठीक है। म्यूजियम कहां है? नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया, it is in New Delhi. New Delhi. Aquatic animals, Ganges River dolphin. Ganges River dolphin. ठीक है। Vegetable, pumpkin. And reptile is king cobra. तो आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ कि इसमें से कितनी सारी चीजें तुम लोगों को पता थी और कितनी चीजें तुम लोगों ने न्यू सीखी। फटाफट से कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, नेशनल ट्री पता है आप लोगों को? नेशनल ट्री, ट्री इज बैंयन ट्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए। अब आपको S1 और S6 दिया हुआ है, मतलब आपको ओपनिंग स्टेटमेंट दी हुई है और क्लोजिंग स्टेटमेंट दी हुई है। आपको सिर्फ बीच के स्टेटमेंट्स को शफल करना है अगर वो कोहेरेंट पैराग्राफ में नहीं है। टाइम स्टार्ट होता है। न्यूज़पेपर्स स्पेशली ऑफ द पॉपुलर वैरायटी एम टू डू टू थिंग्स। न्यूज़पेपर्स या तो इन्फॉर्म करते हैं या तो एंटरटेन करते हैं। Entertainment may be principally found in the center pages of the newspaper, in some of the feature articles and in some local stories. तो usually entertainment के जो pages होते हैं वो center pages होते हैं न्यूज़पेपर के, ठीक है। Principal aim of short news report on the front pages is to inform, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बता दिया कि ये जो एंटरटेनमेंट वाली चीज होती है ये मिडिल में होती है और ये जो प्रिंसिपल एम मतलब ये जो इन्फॉर्म करने वाली चीज होती है ये फ्रंट पेजेस पे होती है, जिसका प्रिंसिपल एम होता है शॉर्ट न्यूज, ठीक है। मोस्ट न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड डेली एंड द न्यूज रिपोर्टर्स मस्ट मेक श्योर दैट दे हैव अप टू द मिनट न्यूज, मतलब अपडेटेड उनके पास न्यूज होनी चाहिए। और उनके न्यूज रिपोर्ट्स में दे विल एम टू क्रिएट अ सेंस ऑफ इमीडिएसी टू कन्वे द इंप्रेशन दैट दे हैव rushed the news to the reader and that the information contained is the very latest। तो कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि उनके लिखने के तरीके से या न्यूज़ रिपोर्टर्स के बोलने के तरीके से आपको लगेगा कि यार ये ही वो लोग हैं जो हम तक फटाफट से न्यूज़ पहुंचाते हैं, है ना। तो ऐसा वो अपने इंप्रेशन दिखा देते हैं, कन्वे कर देते हैं। New reporters also wish to create a sense of authenticity, that is that their news is accurate and genuine, ठीक है। तो वो लोग एक ऑथेंटिसिटी भी एक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक ये ऑलरेडी PQRS इज द करेक्ट ऑर्डर। PQRS आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आपके हिसाब से PQRS आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने PQRS ही लिखा होगा। वेरी गुड। अगर PQRS लिखा है तो वेल डन। अगर कोई और आंसर दिया है तो फिर से पढ़ो और फिर से कमेंट करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगेन नेक्स्ट आता है आपका पैराजम्बल। आप लोग ट्राई करेंगे किसके बारे में है?
ओके देखो यहाँ से डी जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी कि लास्ट समर मैंने कुछ दिन बिताए थे गार्डन में अपने thousands ऑफ एंड्स को क्रॉलिंग अप टू द ट्रंक ऑफ माई प्राइज पीच ट्री तक पहुंचते हुए, ठीक है, उनको देखते हुए पहुंचाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे पीच ट्री की बात हो रही है और फिर कनेक्टिंग स्टेटमेंट जो है यहाँ से द ट्री, ठीक है, द ट्री। तो द ट्री हैड ग्रोन अगेंस्ट अ वार्म वॉल ऑन द शेल्टर्ड साइड ऑफ द हाउस, ठीक है, और उसके बाद आपका आएगा बी, आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ इट। नॉट ओनली, ये इट किसके लिए यूज हुआ है, ट्री के लिए। Not only because it has survived several winters, but because it occasionally produces luscious peaches, ठीक है, तो सिर्फ विंटर से वो निकल पाया सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वहां पे और भी बहुत टेस्टी पीचेस निकलते हैं। So during the summer, I noticed that the leaves of the tree were beginning to wither. Wither मतलब to become dry, to become dry, ठीक है। एक तो यहाँ पे आपको सीजन के नाम से हिंट पता चल जाएगी, ठीक है, और उसके बाद जो क्लोजिंग स्टेटमेंट है वो यहीं पे है कि फाइनली उस ट्री की जो लीव्स थी वो ड्राई होना शुरू हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑर्डर, DCBA, DCBA, ठीक है। चले नेक्स्ट देखते हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए कहां से शुरू है। ओके देखते हैं। देखो बी जो है ना, यहां से आपका पैराग्राफ शुरू हो रहा है कि बहुत सारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो अपनी इकोनॉमीज की ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं इन वन वे एंड द अदर, नो मैटर वेदर दे रिसीव सब्सटैंशियल आउटसाइड एड इन द प्रोसेस और नॉट। उनको बाहर से कोई हेल्प मिल रही है या नहीं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद द कैरेक्टर ऑफ दैट डेवलपमेंट, ठीक है, यहाँ पे जो डेवलपमेंट की बात हो रही थी ग्रोथ की, उसी को ही आगे जाके उन्होंने कंटिन्यू कर दिया है। जो कैरेक्टर है उस डेवलपमेंट का इज लाइकली टू बी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइप्स ऑफ एंड अमाउंट्स ऑफ एड्स अवेलेबल। जो भी उनके पास हेल्प्स जो अवेलेबल है उससे बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। उसके बाद आएगा जो आउटकम है इज मच मोर लाइकली टू बी फेवरेबल इफ देयर इज सब्सटेंशियल इंटरनेशनल एड देन इफ देयर इज नॉट। एक इंटरनेशनल हेल्प होना एक बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीज हो जाती है। तो सब्सटेंशियल एड से मतलब है कि द लार्ज अमाउंट्स ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस बट ऑल्सो ऑफ कैपिटल। कैपिटल और टेक्निकल असिस्टेंस दोनों का ही मतलब होता है सब्सटेंशियल इंटरनेशनल एड, ठीक है। तो बी उसके बाद आएगा, सॉरी बी, उसके बाद आएगा डी एंड ए सी। BDAC इज द करेक्ट ऑर्डर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका किसके बारे में बताएंगे, चलिए। Through a subtle analysis, Woolf raises certain concerns regarding the discrimination against women in a male-dominated society. Okay. ओके देखो यहाँ पे जो ओपनिंग स्टेटमेंट है वो है सी, कि शेक्सपियर्स की सिस्टर, शेक्सपियर्स सिस्टर एक राइटिंग है, एक पीस ऑफ राइटिंग है, एक नोवेल मान सकते हैं। उसमें वर्जीनिया वुल्फ ने क्या एक्सप्लोर किया है, वुमेन की कंडीशन को, वुमेन की प्लाइट ऑफ वुमेन इन सोसाइटी इन इंग्लैंड 15th and 16th सेंचुरीज में वुमेन की क्या कंडीशन थी, क्या उनका क्या स्टेटस था सोसाइटी में, उस पर उन्होंने ज़्यादा फोकस डाला है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक सटल एनालिसिस में ये दिखाया है कि सर्टन कंसर्न्स जो डिस्क्रिमिनेशन दिखाते हैं वुमेन के अगेंस्ट, क्योंकि उस टाइम पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, ठीक है। एंड इट इज अगेंस्ट द डिनायल ऑफ एजुकेशन टू द गर्ल चाइल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो आज भी ऐसा बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द कंट्री में होता है
कि जो गर्ल चाइल्ड है उसको यूजुअली जो है पढ़ाने नहीं भेजा जाता, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि उस पे जो पढ़ाई पे पैसा खर्च हो रहा है ना वो बचा लो और उसकी शादी में या उसकी डाउरी में खर्च कर दो, ठीक है, जो कि ये बहुत गलत चीज है। इट्स ऑल्सो अगेंस्ट द नीड ऑफ फॉर फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन इन वुमेन एंड द राइट टू ह्यूमन डिग्निटी एंड इक्वालिटी। तो आपका जो ऑर्डर होगा वो होगा ऑर्डर नंबर CADB, विच इज ऑर्डर नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अगेन पैराजंबल है, देखते हैं किसके बारे में है, रस्किन बॉन्ड के बारे में है। प्लीज आप लोग बताइए क्या आपके हिसाब से ऑर्डर होना चाहिए, सारी टिप्स को फॉलो करने की कोशिश करना, ठीक है। ओके तो पहले जो कुछ एक जनरल चीज है जो आपको पता होनी चाहिए वो है रस्किन बॉन्ड जो है वो इंडियन राइटर है, ठीक है। और जो उनकी फर्स्ट राइटिंग थी वो थी रूम ऑन द रूफ, जो कि कब लिखी गई थी, कोई गैस कर सकता है कब लिखी गई थी? 1956 में लिखी गई थी, ठीक है, 1956 में। चलिए तो देखते हैं क्या बोलता है। रस्किन बिलीव्स कहां से शुरू हो रही है आपके हिसाब से? ओपनिंग क्या स्टेटमेंट है आप लोग बताइए। शुरू हो रही है सी से। रस्किन ऐसा बिलीव करते हैं कि एवरी सिविलाइज सोसाइटी में कुछ देयर एग्जिस्ट 5 इंटेलेक्चुअल प्रोफेशंस, कुछ 5 इंटेलेक्चुअल प्रोफेशंस हैं, जैसे कि सोल्जर्स, पास्टर, फिजिशियन, लॉयर एंड द मर्चेंट, ठीक है। उसके बाद पर्सन बिलोंगिंग टू दीज प्रोफेशंस, ऑलरेडी ये जो है ना ये कनेक्टिंग स्टेटमेंट आपको बहुत इजीली दिख जाएगी। तो जो भी इंसान इन प्रोफेशन से बिलोंग करता है आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म देयर ड्यूटी ऑनेस्टली। वो ऐसा मानते हैं कि इन प्रोफेशंस में से जो भी इंसान बिलोंग करता है वो अपनी ड्यूटी को ऑनेस्टली परफॉर्म करे, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है द मर्चेंट, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, मस्ट सप्लाई परफेक्ट एंड प्योर थिंग्स टू पीपल। मर्चेंट का जो काम है, उसकी जो ड्यूटी है वो ये है कि बहुत ही प्योर चीजें वो लोगों तक पहुंचाए, ठीक है। बट द क्वेश्चन दैट perturbs Ruskin's mind is what social pressure can be exercised against a dishonest person, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट कंजंक्शन दिख गया है, ठीक है, इसीलिए आपको बहुत इजीली दिख जाएगा। तो आपका जो ऑर्डर होगा वो होगा CDBA, विच इज ऑप्शन नंबर C, CDBA, ठीक है जी। चले आगे नेक्स्ट देखते हैं। ओके एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, बताएंगे। बहुत इजीली आपको ओपनिंग स्टेटमेंट दिख रही होगी। ओके देखो बी वाली स्टेटमेंट देखो कि जो स्ट्रेंज चाइल्ड है वो एक स्टोरी है यंग गर्ल की जो ऐसा बिलीव करती है कि वो ही एक ऐसी शी इज द ओनली वन ऑन द प्लैनेट, कि वो एक अकेली इकलौती इंसान है प्लैनेट पे, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा, अभी हमने क्या किया है बी, है ना। बी के बाद आपका आएगा सी, हर पेरेंट्स सिंपली वैनिश्ड इनटू थिन एयर वन डे। नहीं ये तो नहीं आना चाहिए। इसके बाद आना चाहिए ए, है ना, कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट। बट उसको कोई आइडिया नहीं है कि उसके आंट और अंकल आर वेटिंग फॉर हर, ठीक है। उसको कोई आइडिया नहीं है कि उसके जो आंट और अंकल हैं वो उनका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आना चाहिए उसके जो पेरेंट्स है सिंपली वैनिश्ड इनटू थिन एयर वन डे। शी ट्रेवल्स द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ नवेदा बिकॉज शी एस्पायर्स टू रिजाइड इन द मोजेव डेजर्ट, ठीक है। तो आपके हिसाब से क्या इसका होना चाहिए? हाँ हमारा होना चाहिए बी के बाद आएगा आपका ए और फिर आएगा सी एंड उसके बाद आएगा डी, BACD विच इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, टाइमर ऑन है, आप लोग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं जल्दी से। हमारे माइंड के बारे में है, हमारी बुद्धि के बारे में है कि हमारी बुद्धि इतनी है हमारे पास, सबके पास है, कि हम चीज़ों को बहुत ही जल्दी इजी बनाना चाहते हैं और शॉर्टकट्स ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, शॉर्टकट्स ढूंढना चाहते हैं और हम चीज़ों को वैसा बना लेते हैं जैसा हम चाहते हैं। तो सी के बाद आ जाएगा आपका ए। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा, अगर हम अपने पिलग्रिमेजेस पे भी जाते हैं तो वी have begun to look for whatever makes our heart happy. Even हम मंदिरों में जाकर भी वो इच्छाएं ढूंढना चाहते हैं जो हम चाहते हैं कि वो हम करें। तो वो भी, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, कहीं पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सेक्रेट जगह पे जा रहे हैं, वहां पे भी लोग रिजॉर्ट्स में रुकते हैं, स्विमिंग पूल लेते हैं, वहां पे भी लोग स्टेकेशन मनाते हैं, है ना। तो ये उसी के बारे में है। गिव्स कंफर्ट टू आवर बॉडी एंड पीस टू द माइंड। लोग चाहते हैं कि धर्मशाला में ना रुकना पड़े, एसी मिल जाए, 5 स्टार होटल मिल जाए, 3 स्टार रूम मिल जाए, तो हम वहां पर भी तप नहीं करना चाहते। ठीक है, हमारा माइंड ऐसा है। इट इज एज इफ एक्सटर्नल सॉल्यूशंस विल फुलफिल आवर नीड्स एंड वी डू नॉट वांट टू मेक एनी स्पेशल एफर्ट्स इवन इन आवर स्पिरिचुअल सर्च। ऐसा लगता है कि हमें जो है ना, ये बाहरी की जो बाहरी चीज़ें हैं वो ही हमें खुश कर सकती हैं, वो ही हमारी नीड्स को फुलफिल कर सकती हैं, और हमें स्पिरिचुअल सर्च या स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना है ही नहीं। तो आपका जो ऑर्डर होगा वो होगा CABD, CABD विच इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोग इजीली कर पा रहे हैं, है ना। चले नेक्स्ट देखते हैं। टाइम स्टार्ट कर दिया है, करेंगे सारे। ओके देखते हैं शुरुआत कहाँ से हो रही है। शुरुआत हो रही है आई थिंक बी से, कि ये बहुत ही लाइकली है कि ये जो यंगस्टर्स हैं वो एडवाइस किससे लें, अपने एल्डर्स से। ठीक है, लेकिन सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में हमारे इवन द एल्डर्स आर इन मोस्ट लाइकलीहुड एक्सपेक्टेड टू गिव देयर एडवाइस एज अ वर्ड ऑफ गाइडेंस। ठीक है, ऐसा ही होता है ना कि हम मानते हैं कि हमें कुछ भी एडवाइस चाहिए, हमें कुछ भी राह नहीं दिख रही है, तो हम अपने बड़ों के पास जाते हैं, अपने एल्डर्स के पास जाते हैं, अपने पेरेंट्स के पास, या कई बार अपने ग्रैंड पेरेंट्स तक भी हम सोचते हैं कि भाई उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड कौन है। ठीक, उसके बाद emphasizing upon the times that prevailed, the youth very much get their queries answered systematically, क्योंकि उस टाइम पे जो एक सिस्टम बना हुआ था, उस टाइम पे जो टाइम था, उस टाइम पे जो चीज़ें प्रिवेल होती थी, उनसे जो यूथ की जो क्वेरीज हैं वो आंसर हो जाती हैं बहुत सिस्टमैटिकली। इट्स बिकॉज द प्रैक्टिकल पीपल इन सोसाइटी बोस्ट ऑफ हैविंग अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू लाइफ। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि प्रैक्टिकल पीपल जो है उनकी बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है जिंदगी को लेकर। ठीक है, तो बी डी सी ए इज द करेक्ट ऑर्डर, ऑप्शन नंबर ए। आज मोस्टली ए ही आ रहे हैं आंसर, तो ऐसा सोच कर ना बिल्कुल नेक्स्ट वाले में भी ए मत कर देना। ठीक है, पढ़ना जरूर। तो बी डी सी ए इज द करेक्ट ऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं। ओके तो इसमें एक जो डी वाली कौन सी, आई थिंक ये डी है। ठीक है, ये डी है और ये ई है। ठीक है जी, ये है डी। ओके देखो शुरुआत हो रही है यहीं से कि ये जो एग्जिस्टिंग काइंड ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी है जो हमें एक्सेस देती है वेरियस एस्पेक्ट्स में, इज अबाउट टू चेंज इनटू अ बेटर एंड न्यूअर वर्जन। ये बहुत जल्दी चेंज होने वाला है एक न्यूअर वर्जन में। ठीक है, जैसे कि एआई आ चुका है ना,
चलिए, उसके बाद आपकी आएगी सी कि इस टाइप के इंटरनेट इज नोन एज मेटावर्स। ठीक है, ऐसा टाइप का जो इंटरनेट है वो मेटावर्स कहलाता है। और यही मेटावर्स जो है इज एन इंट्रीग्यूइंग टेक्नोलॉजी दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द न्यूअर वर्जन। इसी मेटावर्स को हम बोलते हैं न्यूअर वर्जन ऑफ द इंटरनेट। उसके बाद आता है शुरुआती में एंटायर वर्ल्ड ट्रांजिशन टू डिजिटलाइज्ड। ठीक है, पूरा वर्ल्ड जो था वो डिजिटल हो गया था और मेनी कंट्रीज थ्रू द वर्ल्ड हैव अचीव्ड फुल डिजिटलाइजेशन कि दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो फुल डिजिटलाइजेशन पे कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो आपका जो ऑर्डर होगा वो होगा DCEBA। तो ये याद रखना यार, यहाँ पे डी है ये। ठीक है डी है। ओके, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट किसके बारे में है? ओके, होमर के बारे में है। होमर एक ग्रीक पोएट है और फाया, ये जो सिटी है इसका प्रोनाउंसिएशन होगा फाया। ठीक है, ये भी एक सिटी इन ग्रीक है। टाइमर शुरू हो चुका है, आप लोग शुरू कर सकते हैं अपने आंसर्स को डालना। ओके जी, देखो यहाँ बात हो रही है अकिलीस की, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी में मॉर्टल पीलियस का बेटा है। मॉर्टल पीलियस कौन है? मायरीमिडेंस का किंग। ठीक है, एंड द नेरल्ड थेटिस। ठीक है, तो ये उनका बेटा है। उसके बाद आपका आएगा कि जो अकिलीस है ना, ये ही वाज द ब्रेवेस्ट, हैंडसमेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वॉरियर of the army of Agamemnon in the Trojan War में ये सबसे ब्रेव था, हैंडसम था और ग्रेटेस्ट वॉरियर था। ठीक है डी के बाद आएगा आपका बी। उसके बाद आपका आएगा ए। होमर के अकॉर्डिंग अकिलीस जो है वो अपनी माँ के द्वारा पाला गया था फाया में विद हिज इनसेपरेबल कंपेनियन जो था उसका पेट्रोक्लस, उसका बहुत ही पक्का यार था जो इनसेपरेबल कंपेनियन था। उनके साथ वो उसकी माँ के द्वारा ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज मदर। लेटर ऑन होमरिक टेल सजेस्ट, लेटर ऑन होमर ने अपनी टेल्स में ये बताया है कि पेट्रोक्लस जो था वो अकिलीस का किन्समैन था और लवर भी था। ठीक है, तो जो आपका ऑर्डर होगा वो होगा DBAC, आई थिंक, है ना, DBAC। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट देखें। ओके, नेक्स्ट आता है, आप लोग करने की कोशिश करिए। ओके, देखो यहाँ पे शी दिया हुआ है आपको, लेकिन आपको कोई नाउन नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोनाउन से ही हम स्टेटमेंट को शुरू करेंगे। ओपनिंग स्टेटमेंट हमारी प्रोनाउन में ही दी हुई है। तो वो अंदर आई और हमने उसको हेलो बोला एंड वो उसने हमें देखा और बोला कि मुझसे क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। मैकेनी रिमेंबर्ड। ठीक है, तो हमने क्या बोला, वेल हम चाहते हैं कि तुम ग्रिन करो और सीम प्लीज्ड। I want you to grin and seem pleased. I added. उसके बाद उसने बोला कि well you can't make me, she said looking back at me. उसने वापस से देखकर बोला कि तुम मुझे नहीं कर सकते। She went on, well you might try, I responded and she laughed. तो वो बोलती है कि ठीक है तुम ट्राई कर सकते हो और फिर मैं हंस पड़ी। तो जो आपका ऑर्डर होगा वो होगा CDAB, CDAB, ऑप्शन नंबर डी, CDAB। ठीक है, नेक्स्ट देखो।
केदारनाथ के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके देखो यहाँ से बी से शुरू हो रहा है, बी से शुरू हो रहा है आपका कि यहाँ पे 3 अप्रोचेज हैं टू द ब्रिज। ब्रिज तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं, एक नॉर्थ से है, एक साउथ से है, और बिटवीन दीज टू अ वेल बीटन फुटपाथ फ्रॉम द रुद्रप्रयाग बाजार। उनके बीचों बीच एक फुटपाथ है जिसका जहां से वो गुजरता है वो है रुद्रप्रयाग बाजार। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा ए। आफ्टर एग्जामिनिंग, इन तीनों अप्रोचेस को देखने के बाद केयरफुली मैंने ब्रिज को क्रॉस किया और एग्जामिन किया केदारनाथ पिलग्रिम रोड फॉर हाफ अ माइल। ठीक है, एग्जामिन करा केदारनाथ पिलग्रिम की जो रोड थी उसको हाफ अ माइल तक एग्जामिन किया। ठीक है, उसके बाद मैंने एग्जामिन किया वो फुटपाथ ऑन विच 3 नाइट्स प्रीवियसली माई गोट हैड बीन किल्ड। फिर मैंने एग्जामिन किया कि 3 रात पहले मेरी गोट का वहां पे कत्ल हो गया था, मेरी बकरी का वहां पे कत्ल हो गया था। Satisfied that the leopard had not crossed the river, I determined to put in operation my plan for closing the 2 bridges at night and thus confining the leopard to my side of the river. अब वो भाई लेपर्ड को मारने का प्लान बना रहा है, तो जो आपका ऑर्डर होगा वो होगा BADC, BADC which is ऑप्शन नंबर D। ठीक है, काफी एग्जामिनिंग के बाद, काफी एग्जामिनेशन के बाद उसने ये देखा कि वो रात को दोनों ब्रिजेस को क्लोज कर देगा। वाह, बदले की आ गए भाई इसमें। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट देखते हैं। क्लोजिंग एंड आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट दी गई है दोनों में। ठीक है, देखते हैं। टुडे द वर्ल्ड हैज बिकम अ मच स्मॉलर प्लेस थैंक्स टू द एडवेंचर्स एंड मिरेकल्स ऑफ साइंस। करेक्ट, बताएं। आज के टाइम पे जो दुनिया है वो बहुत ही छोटी हो चुकी है रहने के लिए, थैंक्स टू द एडवेंचर्स और साइंस के मिरेकल्स को ये थैंक यू बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा एस स्टेटमेंट। फॉरेन नेशंस हैव बिकम आवर नेक्स्ट डोर नेबर्स। ठीक है, फॉरेन नेशंस जो है हमारे नेक्स्ट डोर नेबर्स बन चुके हैं। मिंगलिंग ऑफ पॉपुलेशन इज ब्रिंगिंग अबाउट इंटरचेंज ऑफ थॉट। जितना ज्यादा ये पॉपुलेशन का इंटरचेंज हो रहा है ना, मिंगल हो रहे हैं, उतना ही हमारे थॉट्स में भी इंटरचेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे रियलाइज कर रहे हैं दैट द वर्ल्ड इज अ सिंगल कोऑपरेटिव ग्रुप। हम धीरे धीरे ऐसा हमारे माइंड में फिट होती जा रही हैं ये चीजें। और उसके बाद आपका आएगा अदर रिलीजन्स हैव बिकम फोर्सेस with which we have to reckon and we are seeking for ways and means by which we can live together in peace and harmony। हम ये ढूंढते जा रहे हैं ऐसे तरीकों को जिससे हम शांति और अमन से रह सकते हैं एक दूसरे के साथ। We cannot have religions unity, हम यूनाइट नहीं कर सकते रिलीजन्स को और पीस को as long as we assert that we are in possession of the light and all others are groping in the darkness। तो आपका जो ऑर्डर होगा वो होगा A, SRPQ, SRPQ। नेक्स्ट देखें, कारगिल वॉर के बारे में है और आपको पता है कि कारगिल वॉर जो है कारगिल बॉर्डर पे हुई थी एंड 26th of July आई थिंक, है ना, आई थिंक सो 26th of July को इंडिया जो है वो हर साल अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करता है। इंडिया सेलिब्रेट्स विक्ट्री। 3 महीने तक ये वॉर चली थी। ओके, देखते हैं क्या ऑर्डर है। February 1999 में विंटर के दौरान, विंटर इन्वेजन, इंडिया एंड पाकिस्तान ने एक साइन किया था ट्रीटी जिसमें लाहौर डिक्लेरेशन था, विच वॉज प्रेडिकेटेड ऑन पीस, शांति के ऊपर था। ठीक है, उसके बाद क्या आना चाहिए,
बताएं, एक बार आप जब सी से शुरू कर दोगे तो उसके बाद क्या आना चाहिए? तो उन्होंने एक साइन कर दिया, उसके बाद क्या हुआ? साइन के बाद कुछ महीनों बाद दोनों कंट्रीज जो थी वो कारगिल वॉर करने लगी, ठीक है, CA। उसके बाद फर्दर मोर वॉयलेंट वॉर्स होने लगे दोनों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान। और जो ये एंगेजमेंट्स थी वर एक्सट्रीमली चैलेंजिंग फॉर द इंडियन आर्मी सिंस दे हैड टू फाइट ऑन रफ रॉकी टेरेन। हमारे लिए, इंडियन फोर्सेस के लिए, इंडियन आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी, क्योंकि जो हमारा टेरेन था वो काफ़ी ज़्यादा रफ एंड रॉकी था, ठीक है। तो CABD आई थिंक है ना, CABD, यस, ऑप्शन नंबर बी, CABD। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट देखते हैं। देखो कुछ रिसेंट ईयर्स में, सी से शुरू हो रहा है, ठीक है। कोर्ट्स हैव कम आउट विद स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज। कोर्ट्स ने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स दिए हैं एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर। दीज हैव समटाइम्स अफेक्टेड पीपल्स लाइवलीहुड्स एडवर्सली, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगियों पे भी काफी ज्यादा एडवर्स इफेक्ट आए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा कि सी हमारी ओपनिंग हो गई है, ठीक है, लाइवलीहुड्स, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा जैसे कि, फॉर इंस्टेंस, जैसे कि कोर्ट्स ने डायरेक्ट किया था इंडस्ट्रीज को कि रेजिडेंशियल एरियाज में दिल्ली में टू क्लोज डाउन और शिफ्ट आउट ऑफ द सिटी। कोर्ट्स ने कहा था कि ये जो जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं रेजिडेंशियल एरिया में, वो अपने आप को शिफ्ट कर दें या फिर उनको शट डाउन कर दें, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज वर पॉल्यूटिंग द नेबरहुड एंड डिस्चार्ज फ्रॉम दीज इंडस्ट्रीज were polluting the river Yamuna because they had been set up without following the rules। क्योंकि उन्होंने कोई रूल फॉलो ही नहीं कर रहे थे और जिसकी वजह से काफ़ी नेबरहुड में भी उनका वेस्ट जा रहा था और रिवर यमुना में भी काफ़ी ज़्यादा उनकी गंदगी जा रही थी। बट वाइल द कोर्ट्स एक्शन सॉल्व वन प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम कोर्ट के एक्शन ने बिल्कुल सॉल्व करी कि उनको बोला आउट चले जाओ सिटी के। इट क्रिएटेड अनदर बिकॉज ऑफ द क्लोजर मेनी वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स। ऑफकोर्स जब जिन कंपनीज ने, जिन फैक्ट्रीज ने, इंडस्ट्रीज ने सोचा कि हम शिफ्ट हो जाते हैं तो उनके वर्कर्स को तो प्रॉब्लम नहीं आई होगी, एक आधे को आई होगी क्योंकि हो सकता है किसी के लिए बहुत दूर पड़ गया है ना। लेकिन जिनकी फैक्ट्रीज जिन्होंने शट डाउन कर दी उनके वर्कर्स का क्या, उनके वर्कर्स का दे लॉस्ट देयर जॉब, है ना। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो दूसरी तो डेफिनेटली क्रिएट होगी ही होगी। तो CBDA इज द करेक्ट ऑर्डर, आई थिंक CBDA, यस, ठीक है। नेक्स्ट देखे, ओके नेक्स्ट देखते हैं। ये सेकंड लास्ट है हमारा। अगेन यहाँ पे कोई नाउन नहीं दिया है, प्रोनाउन से स्टेटमेंट शुरू हो रही है कि वो एक लिटिल एंटीक शॉप में गई जो कि कर्जन स्ट्रीट पे था और ये वही यूजुअल शॉप थी जहाँ पे शॉपकीपर वॉज रेडिकुलसली फॉन्ड ऑफ सर्विंग हर, ठीक है। द मैन ऑन द काउंटर शोड हर एन एक्विसिट लिटिल एनेमल बॉक्स विद अ वेरी फाइन ग्लेज एज इफ बेक्ड इन क्रीम, ठीक है। इतना सुंदर था वो, इतना फाइन था, कैसा लग रहा था उसके ऊपर क्रीम की एक लेयर है, ठीक है। उसके बाद जो शॉपमैन था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था इस क्रीमी बॉक्स को बेचने के लिए उसको, ताकि उसको बहुत बड़ा एक मार्जिन मिल सके, उसको बहुत बड़ा एक प्रॉफिट हो सके। जैसे ही एज द बॉक्स वॉज टू एक्सपेंसिव, ठीक है, 28 गिनीज प्राइस था उसका, एंड शी आस्क्ड द शॉपकीपर टू कीप इट फॉर हर। तो जो लेडी थी या जो गर्ल थी उसने कहा कि ये मेरे लिए रख दो। तो आपका जो ऑर्डर होगा वो होगा DBAC,
DAC। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्लोज टेस्ट पे, सॉरी पैरा जंबल पे। फाइनली देखिए किसके बारे में, रफ स्ट्रक्चर ऑफ दैट yawner। ओके ओके देखते हैं। डी से क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग स्टेटमेंट है कि ऐसा पाया गया है, व्हेन वन नोज अ यॉनर एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स रूल, इट मे ऑफन नॉट मेक अस एंजॉय अ पीस ऑफ लिटरेरी वर्क इन द सेम मैनर एज वन यूजुअली डज। जब हमें चीज पता होती है तो उसमें इतना मजा नहीं आता। ठीक है, उसके बाद आएगा एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय पे ये भी सच है कि जब एक इंसान रीड करता है फ्यू वर्क्स ऑफ द सेम यॉनर, one naturally comes to know a rough structure of that genre। ठीक है, of course जब आप उस एक स्टाइल का पढ़ चुके हो, तब आप जब दोबारा किसी और सेम पैटर्न का जब आप पढ़ने की कोशिश करते हो तो आपको पता होता है, एक रफ आइडिया हो जाता है। ठीक है, ये किस चीज को दिखाता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर इन जनरल एंड डिटेक्टिव फिक्शन इन पर्टिकुलर। ये जो एसेंस ऑफ सस्पेंस है is whether the reader will be able to gauge the criminal before the detective tells who he is। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है जब हमें पता होती हैं चीज़ें, तो इससे पहले कि ये जो एक बहुत बड़ा एक प्लॉट है वो रिवील हो, उससे पहले ही हमें पता चल जाता है कि अच्छा तो इसको इसने मारा था। ठीक है, तो ऑर्डर होगा आपका DACB। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो देखा आपने कि ऐसे कुछ इस पैटर्न के कुछ SSC पूछ रहा है। ठीक है, पैरा जंबल्स। तो आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि ये इजी थे, मॉडरेट थे या डिफिकल्ट थे? कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। तब तक आप लोग खुश रहो, मुस्कुराते रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।